वेलकम टू सक्सेस कैरियर। दोस्तों, हम जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं क्या, विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिशियन फुल कोर्स में आज हम भाग दूसरा देखेंगे किस चीज़ का, विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल एकदम एक एक जो है कि आप लोग वीडियो देखा करें, एक एक क्लास को आप लोग देखा करिए और साथ ही साथ नोट्स भी बनाया करिए। ठीक है, और हम ये आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग जो ये इलेक्ट्रिशियन का कोर्स देख रहे हैं, ये क्लास ले रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो ये जो है ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला हम एक एक चीज़ आपको बताते चलेंगे और आप लोग बिल्कुल नोट्स करते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, ये जो है आरआरबी जैसे लोको पायलट, टेक्नीशियन, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और मेट्रो मेंटेनर, डीएमआरसी, एलएमआरसी, एनएमआरसी, बीएमआरसी, जेएमआरसी और इसरो टेक्नीशियन, ठीक है, हाल, टीएचडीसी, सीआरपीएफ कांस्टेबल में जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चंस जो जिसमें पूछता है, और इंडियन आर्मी में जो पूछता है इलेक्ट्रिशियन पद के लिए, और यूपी ट्रिपल में ट्यूबवेल ऑपरेटर हुआ, या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है, इलेक्ट्रिशियन का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंडिया में जो भी एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चंस पूछे उससे रिलेटेड सारा जो है हमारे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और एक एक जो चीज़ है, एक एक लाइन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम आज शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले आज का हमारा ये टॉपिक है फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम। क्या है? फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नाम एक दिया गया है फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम। तो दोस्तों जो माइकल फैराडे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस नियम के अनुसार, फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधी नियम के अनुसार यहाँ पे दो नियम उन्होंने दिया था। ठीक है, दो ठे नियम दिया था। किन्होंने दिया था? तो वो दिए थे माइकल फैराडे ने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम में पहला नियम हम ए देखते हैं। ठीक है, पहला नियम देखेंगे। इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, देखिए प्रथम नियम में लिखिए आप, ए में है आपका प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम। तो दोस्तों इसमें आप लोग क्या नोट करिएगा, प्रथम नियम क्या है, जो हमारे फैराडे जी हैं, यानी कि माइकल फैराडे हैं, उन्होंने अपना पहला जो नियम दिया है, तो देखिए किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का, लिखिएगा इसमें कि किसी इलेक्ट्रोड पर, ठीक है, देखिए आपको हमने इलेक्ट्रोड बता दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो है आपको बता दिया था इससे पिछले वाले वीडियो में, तो आप लोग जरूर जाके वीडियो देखें। देखिए इसमें लिखिए किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा, विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए बात की जा रही है क्या, कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए विद्युत धारा की मात्रा बोले तो धारा का मान गुणे समय, क्या चीज, विद्युत धारा, प्रवाहित जो विद्युत धारा है, तो धारा का मान गुणे समय।
धारा का मान, जो धारा का मान दिया होगा और गुणे समय कितना लग रहा है। ठीक है, धारा का मान गुणे समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अब देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है हमारा, एम द्रव्यमान होता है। एम द्रव्यमान का अनुक्रमानुपाती होता है क्या चीज, धारा आई और इंटू टी। ठीक है, इसका अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, एम अनुक्रमानुपाती आई टी। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर जेड जो है यहाँ पे हम लेते हैं नियतांक जो है, तो यहां से निकलेगा आपका कि m बराबर जेड आई टी। क्या निकलेगा यहाँ पे, m बराबर जेड आई टी। दोस्तों m यहाँ पे क्या है, आप लोग देख रहे हैं m क्या है यहाँ पे, m द्रव्यमान है। क्या है, m क्या है, द्रव्यमान है। तो देखिए m क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है। क्या है, m क्या है, m जो है मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, m क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है, मास है। और ये किस चीज में है, ग्राम में रहता है। किस चीज में, ग्राम में रहता है। ठीक है, m क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान है। और यहाँ पे I क्या है हमारा, तो I जो है विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा है, जिसको हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर। ठीक है, एम पता चल गया आपको, आई पता चल गया। अब जो है टी, क्या है, टी, टी बोले तो समय। और समय जो हमेशा होता है वो सेकंड में होता है। टी क्या होता है, समय सेकंड में होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो फार्मूला है आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, m इक्वल टू जेड आई टी। यहां से आप लोगों को क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल बताया जाएगा। और यहां से देखिए डायरेक्टली जो है आप लोगों को क्वेश्चंस पूछ देता है। कैसे पूछता है कि फैराडे के वैद्युतिक अपघटन संबंधित नियम में पहला नियम क्या है। तो दोस्तों पहला नियम जो है m बराबर जेड आई टी होता है। क्या होता है, जेड आई टी। दोस्तों यहाँ पे जो जेड है वो जेड क्या है, तो दोस्तों जेड जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड बराबर क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, तुल्यांक। ठीक है, ये किसमें मापते हैं हम, ग्राम प्रति कूलाम में। किसमें, ग्राम प्रति कूलाम में। ठीक है, किसमें मापते हैं हम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक को जो है ग्राम प्रति कूलाम में हम मेजर करते हैं, यानी कि मापते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज को आप लोग बिल्कुल नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नियम पे। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे हम जो है दूसरा नियम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रथम नियम। इसमें जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो चीज है आप लोग याद रखिएगा, m बराबर जेड आई टी, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटाते हैं और दूसरा नियम देखते हैं। दोस्तों ये जो हमारा इलेक्ट्रिशियन जो चल रहा है, इसमें आप लोग अभी तक जो है हमारा ये 31वां क्लास है। ठीक है, कितना है, 31। ठीक है, ये वीडियो जो है हमारा 31वां वीडियो है। और ये इलेक्ट्रिशियन का जो है, इलेक्ट्रिशियन में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आता है किसी भी एग्जाम में, जिसमें भी इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चंस पूछा जाए तो यहाँ से ही आपको मिलेगा, बिल्कुल यहीं से आंसर आपको मिलेगा। यहीं से आपको बिल्कुल तैयार करिए, फिर कहीं आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। और एक एक चीज जो है हमारे साथ नोट करते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम। सेकंड नियम देखिए बी, दूसरा नियम, दूसरा या द्वितीय नियम। ठीक है, अब देखिए जो फैराडे थे, माइकल फैराडे थे, उन्होंने पहला नियम तो दे दिया। ठीक है, पहला नियम तो दे दिया। अब दूसरा नियम जो है उन्होंने क्या दिया, देखिए दूसरा नियम में लिखिए कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा, यदि एक ही मान की विद्युत धारा, यदि एक ही
मान की, एक ही मान की विद्युत धारा, विद्युत धारा, क्या चीज दूसरा नियम में क्या है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड्स पर, एक ही समय में एक ही समय पर विभिन्न इलेक्ट्रोड्स पर एक ही समय में विभिन्न इलेक्ट्रोड्स पर एक ही समय में या एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड्स पर एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड्स पर या इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित की जाए, इलेक्ट्रोड में से प्रवाहित की जाए, ठीक है, विभिन्न इलेक्ट्रोड्स में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए, तो इनके इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ठीक है। देखिए क्या है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड्स में से प्रवाहित की जाए तो इनके इलेक्ट्रोड्स में से या इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए जो है पदार्थ का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के, मुक्त पदार्थ उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, दूसरा नियम में यह है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड्स में से प्रवाहित की जा रही है, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोड से प्रवाहित की जाए तो इनके जो इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बात कर रहा है कि विभिन्न इलेक्ट्रोड्स, तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इनके इलेक्ट्रोड्स जो है मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए अलग M1 अनुक्रमानुपाती W1, तो एक तो है नहीं, बहुत सारे कई सारे, तो मान लेता हूँ एक M2 होगा दूसरा द्रव्यमान, उसके लिए W2, तीसरा होगा M3 अनुक्रमानुपाती W3, ठीक है। M1 अनुक्रमानुपाती W1 और M2 अनुक्रमानुपाती W2 और M3 अनुक्रमानुपाती W3, या इसको हम लिख सकते हैं कि M1 बाई W1, क्या लिख सकते हैं, या मैं इसको लिख लीजिएगा M1 बाई W1 इक्वल टू M2 बाई W2 इक्वल टू M3 बाई W2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे M1 और M2 क्या है, सबसे पहले बात यह आती है कि M1 और M2 क्या है। तो यहाँ पे M1, M2 और M3 जो है इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान है। क्या है, क्या चीज है ये, इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान, पदार्थों का द्रव्यमान, ठीक है। ये जो है ग्राम में रहता है, हमेशा याद रखिएगा ये ग्राम में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये क्या था, m का मान, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान m है, और W क्या है यहाँ पे, तो W जो है W1, W2, W3 जो है पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है। क्या है पदार्थों का, W क्या है यहाँ पे, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है, रासायनिक तुल्यांक। चलिए इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है। दूसरा नियम क्या है आप लोगों का, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोड्स में से प्रवाहित की जाए तो इनके इलेक्ट्रॉनों से मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान है उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। जहां पे ऐसे मान लीजिए कि M1 अनुक्रमानुपाती W1 है, या M2 अनुक्रमानुपाती W2 और M3 अनुक्रमानुपाती W3, तो हम इसको लिख सकते हैं कि M1/W1 इक्वल टू M2/W2 और M3/W3 होगा। यहाँ पे क्या होगा, W3, ठीक है। M क्या है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों का द्रव्यमान है जो कि ग्राम में, और W क्या है यहाँ पे, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। क्या है, W क्या है, पदार्थों का रासायनिक तुल्यांक है। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम आगे देखते हैं रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट, इसको नोट करिए और आगे लिखते हैं रासायनिक तुल्यांक, हेडिंग रहेगा आप लोगों का रासायनिक तुल्यांक, मिटा दिया जा रहा है। चलिए रासायनिक तुल्यांक हेडिंग रहेगा रासायनिक तुल्यांक, बिल्कुल एक एक चीज जो है आप लोग नोट करते रहिए, क्योंकि देखिए नोट करेंगे फिर उसको रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिशियन से, ठीक है, जो भी आएगा इस अध्याय से, किसी भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वहां से जो है आपको एक भी क्वेश्चन एकदम छूटेगा नहीं। मैं जो भी होगा दिक्कत मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। तो चलिए लिखिए हेडिंग रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक, केमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंट यानी कि रासायनिक तुल्यांक, ठीक है दोस्तों। रासायनिक तुल्यांक क्या है, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार, लिखेगा किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग, ठीक है, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग, लिखिएगा वह भाग जो हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन के एक भाग, हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है। क्या होता है, द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है, द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है, अथवा मुक्त होता है, मुक्त होता है, ठीक है। किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग, हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान के संयुक्त अथवा द्रव्यमान से क्या होता है, संयुक्त अथवा मुक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, संयुक्त होता है या मुक्त होता है, मुक्त होता है,
वह उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वह उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक भाग जो होता है वो कितना होता है? 1.008 होता है। हाइड्रोजन का जो क्या होता है? 1.008 होता है। हाइड्रोजन का एक भाग कितना होता है? 1.008 होता है। ठीक है, चलिए, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक बराबर देखिए, रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता। परमाणु भार बटे में संयोजकता यानी कि वैलेंसी। ये क्या है? वैलेंसी। आपने संयोजकता पढ़ा होगा 10th में, 11th में। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, परमाणु भार भी पढ़ा होगा। तो देखिए, रासायनिक तुल्यांक क्या निकलता है आपका? ये परमाणु भार बटे में क्या चीज? संयोजकता। ठीक है, उस तत्व का, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो है परमाणु भार है 1.008 है, तो 1.008 अब बटे में उसका संयोजकता। ठीक है, संयोजकता 1 हो जाएगा, वैलेंसी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वैसे ही कार्बन का देखा जाए तो कार्बन का 4 हो जाता है। ठीक है, उसका परमाणु भार। तो परमाणु भार अगर कोई भी तत्व दिया है उसका रासायनिक तुल्यांक कैसे निकालेंगे? परमाणु भार बटे में उसका संयोजकता, वैलेंसी निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बिल्कुल नोट करिए, इसको नोट करिए। क्या हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 तथा संयोजकता कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 और संयोजकता क्या होता है? 2। तो इसका जो निकलेगा हमारा रासायनिक तुल्यांक वो क्या निकलेगा? 2 8 16। तो रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक तुल्यांक होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैसे अगर देखा जाए चांदी का रासायनिक तुल्यांक, तो देखिए दोस्तों, चांदी का जो रासायनिक तुल्यांक होता है, चांदी का Ag का रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? चांदी का जो रासायनिक तुल्यांक है वो 108 होता है। 108 होता है और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका जो है रासायनिक तुल्यांक कितना निकलेगा? 108 निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है हमारा रासायनिक तुल्यांक होता है। ठीक है, अब बात करें अगर तांबे का रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तांबे का करेंगे तो क्या होता है? तांबे का जो है परमाणु भार कितना होता है? तांबे का परमाणु भार जो होता है 63 होता है। ठीक है, कॉपर का कितना होता है? 63। और वैलेंसी कितना होता है इसका? संयोजकता 2 होता है। ये कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 बचे 10, यानी कि 31.5 इसका क्या हो जाएगा? नहीं दिख रहा है क्या ये नीचे? अच्छा, नहीं दिख रहा है। चलिए हम इसको साइड में लिख देते हैं। देखिए, जो कॉपर होता है, कॉपर का जो है परमाणु भार कितना होता है? 63 होता है। ठीक है, अब इसका संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। तो तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे? रासायनिक तुल्यांक कैसे निकालेंगे? रासायनिक तुल्यांक देखिए, 2 3 6, 2 एकम 2 और 2 बचे 10, यानी कि 31.5 इसका क्या हो जाएगा? रासायनिक तुल्यांक होगा। किसका? कॉपर का, तांबा का क्या हो जाएगा? 31.5 क्या हो जाएगा? रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलिए बिठाते हैं इसको, या आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब क्या देखेंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको मिटाते हैं। अगला पॉइंट हमारा रहेगा, नोट करिए आप लोग, विद्युत रासायनिक तुल्यांक।
विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बस आगे लिख लीजिए इधर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या चीज? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसमें लिखिए दोस्तों कि किसी तत्व का वह द्रव्यमान, किसी तत्व का वह द्रव्यमान, लिखिएगा किसी तत्व का वह द्रव्यमान, किसी तत्व का वह द्रव्यमान, वह द्रव्यमान, कोई तत्व है उसका वह द्रव्यमान, इस तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश, जो एक कूलाम आवेश द्वारा, जो एक कूलाम आवेश द्वारा, एक कूलाम आवेश द्वारा, आवेश समझ रहे हैं ना, चार्ज, आवेश क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, आवेश आप लोगों को मैं बता दिया था। ठीक है, आप लोग पीछे जाकर के वीडियो में देख लीजिएगा, मैं Q = IT बता दिया था। ठीक है, Q = IT बताया था। ये क्या है? I क्या है? धारा है, और गुणे समय, धारा गुणे समय, वो आवेश होता है। ठीक है, ये बताने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा आगे, आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है। क्या होता है? विलयन से संयुक्त होता है, विलयन से संयुक्त होता है, संयुक्त अथवा मुक्त होता है, मुक्त होता है। किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलाम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त अथवा मुक्त होता है, मुक्त होता है, वह उस तत्व का क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। वह उस तत्व का, वह उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, तुल्यांक कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है, अभी हमने पीछे बताया, M = ZIT। क्या होता है? M = ZIT। ठीक है, अगर समझ लीजिए कि अगर 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर 1 सेकंड में, अगर मान लीजिए कि अगर I का मान हम रख रहे हैं 1 एम्पियर और T रख रहे हैं 1 सेकंड, ठीक है, धारा जो है 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो देखिए अगर Z × 1 × 1 ये M, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? M = Z हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इकाई पे, ठीक है, इकाई एम्पियर पे, यानी कि प्रति सेकंड में हमारा M बराबर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M = Z हो जाएगा। अभी Z हमने क्या बताया कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। Z क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसको लिख लीजिए, Z क्या होता है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए, यानी कि द्रव्यमान जो होता है, किसी तत्व का द्रव्यमान जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाता है। कब? जब वो उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए 1 सेकंड के लिए। ठीक है, चलिए एक आप लोग पहले तो इसके बाद हम लोग एक सारणी बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, जिसमें जो है कुछ तत्व है, इंपॉर्टेंट तत्व है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसका संयोजकता, उसका रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना, वो हम सारा चीज एक चार्ट में बना के दे देते हैं। 6-7 बस आप लोगों का इम्पोर्टेंट जो है तत्व है उसका हम चार्ट देख करके चार्ट बना देते हैं। आप लोग उसको बिल्कुल बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा हम उसको देते हैं, आप लोग इसको पहले लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के मैं वो चार्ट बना देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, यह आप लोगों के पास एक चार्ट दिया गया है। ठीक है, इस चार्ट को बिल्कुल आप लोगों को नोट करना है और इस चार्ट को बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है। ठीक है,
ये चार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। पहला हमारा तत्व है हाइड्रोजन। क्या है हमारा पहला तत्व? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो 1.008 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? ठीक है, 1.008 होता है। और इसका जो वैलेंसी होता है, संयोजकता, वो होता है 1। हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होता है? 1 होता है। और रासायनिक तुल्यांक जो होता है, देखिए रासायनिक तुल्यांक हमने क्या बताया था? परमाणु भार बटा संयोजकता। अब इसमें इससे भाग देंगे तो आ जाएगा रासायनिक तुल्यांक। तो देखिए 1.008 में 1 से भाग दिया हमने तो रासायनिक तुल्यांक आ गया 1.008 आ गया। ठीक है, और विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है इसका हो जाएगा 0.0104 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंकड़ा जो है हमें याद रखना है, रासायनिक तुल्यांक और विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, दैट ये पूछ देता है कि तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग बता देंगे 0.3293। ठीक है, देखिए आप देखते हैं तांबा का देखते हैं तो तांबा का परमाणु भार कितना होता है? 63.57 होता है। और तांबा का जो संयोजकता होता है वो 2 होता है। और रासायनिक तुल्यांक भाग दे देंगे 2 से तो 31.78 आ जाएगा। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है 0.3293 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम निकल की बात करें तो निकल का परमाणु भार कितना होता है? 58.68 होता है। और संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। और इससे हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 29.34, यानी कि रासायनिक तुल्यांक क्या आ जाएगा? 29.34। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक आ जाएगा 0.304 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही बात किया जाए अगर क्रोमियम का, क्या चीज तत्व तो क्या है? क्रोमियम। तो क्रोमियम का परमाणु भार 52 है। और संयोजकता क्या है? क्रोमियम का 3 होता है। ठीक है, 3 होता है। और रासायनिक तुल्यांक इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 17.33। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक 0.18 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एल्यूमिनियम का देखा जाए, एल्यूमिनियम का तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 27.1 होता है। और संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। तो इसका रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा? 9.03। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है 0.0936 हो जाएगा। ठीक है, वैसे बात किया जाए जस्ता का तो जस्ता का जो होता है 65.38 परमाणु भार होता है। और संयोजकता जस्ता का कितना होता है? 2 होता है। और रासायनिक तुल्यांक 2 से भाग देंगे तो 32.69। आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो जाएगा 0.3387 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बात किया जाए अगर चांदी का बात किया जाए, ठीक है, चांदी का एजी का बात किया जाए तो कितना होता है? परमाणु भार 107.88। और संयोजकता चांदी का कितना होता है? 1 होता है। तो रासायनिक तुल्यांक कितना हो जाएगा? 107.88। और इसका जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो हो जाएगा 1.118 हो जाएगा। वैसे अंतिम में देखा जाए सोना, गोल्ड देखा जाए, ठीक है, ठीक है, और हम देखा जाए, देखिए इसका क्या होता है? परमाणु भार क्या होता है? 197 होता है। और संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। तो इसका जो है अगर 197 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? रासायनिक तुल्यांक 197 हो जाएगा। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो हो जाएगा सोने का कितना आ जाएगा? 2.0438 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसमें है सोने में है, यानी कि 2.0438। यानी कि इससे ये कहा जा सकता है कि जिसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्यादा हो, वो देख रहे हैं, वो जो सबसे ज्यादा है वो जो है जिसका ज्यादा है उतना ही वो क्या है? पावरफुल होता है। यानी कि वो क्या होता है? कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, कंडक्टर होता है बिल्कुल। अब देखिए लेकिन हम क्या करते हैं? सोना इतना महंगा हो जाता है कि हम सोने का उपयोग बिल्कुल विद्युत में हम नहीं करते हैं। ठीक है, ना के बराबर करते हैं, बिल्कुल करते ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक सेल। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं रासायनिक सेल। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं रासायनिक सेल। अब देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या आगे पढ़ेंगे हम रासायनिक सेल। ठीक है, केमिकल सेल पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक सेल। देखिए रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल पैदा करने वाली युक्ति। देखिए रासायनिक क्या चीज? रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल पैदा करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? हमारा क्या कहलाती है? रासायनिक सेल कहलाती है। जैसे आप लोगों ने बैटरी देखा होगा, बैटरी कैसा होता है? बैटरी जो है सेल से मिलकर बैटरी बनता है।
तो जो सेल जो हमें ईएमएफ उत्पन्न कराता है, ईएमएफ हमें देता है, ठीक है, क्या चीज, ईएमएफ। देखिए विद्युत वाहक बल, इसको हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए मैं यहां पे लेता हूं ईएमएफ, ईएमएफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखिए रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, देखिए रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न करने वाली जो युक्ति होती है वो सेल कहलाती है, ठीक है, और सेल से मिलकर बैटरी का निर्माण होता है, हम आगे बताएंगे, ठीक है। अभी हम पहले क्या देखते हैं, रासायनिक सेल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो रासायनिक सेल क्या होता है, अभी हमने क्या बताया, रासायनिक सेल क्या होता है कि रासायनिक, देखिए रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, जब रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहलाती है, आपका सेल कहलाती है, ठीक है। अब ये जो है दो प्रकार की होती है, रासायनिक सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार में आप लोग लिखिए, यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा, पहला होता है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, और दूसरा क्या होता है आपका द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, इसको कहते हैं सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। रासायनिक सेल कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक है प्राथमिक सेल और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल, ठीक है। देखिए प्राथमिक सेल में लिखिए कि जिन सेलों में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, प्राथमिक सेल में लिखिए जिन सेल में, जिस सेल में, जिस सेल में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, जिस सेल में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप, फलस्वरूप ईएमएफ विकसित होता है, ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल विकसित होता है, विकसित होता है, क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है, प्राइमरी पीसी, प्राइमरी सेल कहलाता है, क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। तो जिस सेल में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ विकसित होता है प्राइमरी सेल कहलाता है, ठीक है। ये भी जो है देखिए, इसमें देखिए कौन कौन सा सेल आता है, प्राथमिक सेल, अभी आपने क्या पढ़ा कि रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिस सेल में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ विकसित होता है वो प्राइमरी सेल कहलाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेल में भी कई प्रकार का सेल आता है, उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए आप लोग, पहला लिख लीजिए इसमें वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक, 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 वोल्टेइक सेल, लेक्लांची सेल, लेक्लांची, लेक्लांची सेल, वोल्टेइक सेल, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल, ठीक है। शुष्क सेल, मरकरी सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल, क्या क्या लिखे आप, वोल्टेइक सेल, लेक्लांची सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल, और लास्ट लिखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल, इसी में लिखिए सिल्वर ऑक्साइड सेल, इधर लेता हूं सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, ठीक है। नीचे दिख रहा है ना,
चलिए नीचे दिख रहा है, बढ़िया। अब देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है कि जिस सेल में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ विकसित होता है प्राइमरी सेल कहलाता है। अब प्राइमरी सेल के अंतर्गत क्या होता है, वोल्टेइक सेल, लेक्लांची सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल और मरकरी सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। ठीक है, सेकेंडरी सेल में लिखिए फटाफट आप लोग। सेकेंडरी सेल में, अच्छा इसको पहले नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए फिर मिटा के फिर हम आपको बताते हैं। अब क्या देखेंगे दोस्तों, द्वितीयक सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल में क्या होता है, नोट करिएगा। सेकेंडरी सेल में ठीक है, जिन सेलों को या जिन सेलों में को या मिल के जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक क्रियाओं के रूप में ऊर्जा या क्रियाओं के रूप में रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्रित किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्रित किया जाने वाला ऊर्जा, एकत्रित किया गया ऊर्जा। ठीक है, क्या चीज, जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी कि रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्रित किया गया ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं के रूप में एकत्रित किया गया ऊर्जा को पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक क्रियाओं के बाद पुनः रासायनिक क्रियाओं के बाद ईएमएफ उत्पन्न होता है या उत्पन्न या उत्पन्न किया जाने वाला सेल द्वितीयक सेल कहलाता है। ठीक, देखिए इसमें क्या है, द्वितीयक सेल में क्या है कि जिन सेलों में वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, पहले तो देखिए वैद्युतिक सेल को रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित किया गया अंदर, फिर उसको रासायनिक क्रियाओं के बाद ईएमएफ उत्पन्न होने वाले क्या कहलाता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। कि जैसे ही देखिए पहले हम एक देखिए दो प्रकार का, प्राइमरी सेल में क्या था कि प्राइमरी सेल में कि हम वो उसमें रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हम ईएमएफ उत्पन्न करवा रहे थे। इसमें क्या है कि विद्युत ऊर्जा को पहले हम रासायनिक ऊर्जा में बदले, उसमें एकत्रित कर लिए, फिर उसको जो है रासायनिक ऊर्जा को फलस्वरूप हम फिर वहां से ईएमएफ उत्पन्न हुआ, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उपयोग करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि एक चार्जिंग होता है, एक नॉन चार्जिंग। मतलब कि क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो टॉर्च और से उपयोग करते हैं, टॉर्च वगैरह में, वो जो होता है क्या होता है कि जो टॉर्च में या घड़ी में ये सब जो चीज़ होता है, या मोबाइल तो रिचार्जेबल होता है, कोई बात नहीं। देखिए जो टॉर्च वगैरह में जो होता है ना, घड़ी के सेल में जो सूखी बैटरी वगैरह होती है, उसमें जो है उसको क्या करते हैं, प्राइमरी सेल के जो अंतर्गत सेल आते हैं, उसको हम एक बार यूज कर लिए, चार्ज खत्म हो गया तो फिर दोबारा उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही बात है अगर द्वितीयक सेल में बात करें तो इसमें हम जो है पहले विद्युत ऊर्जा देंगे, फिर उसको रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रहेगा, फिर रासायनिक ऊर्जा को वो फिर से ईएमएफ उत्पन्न करेगा, यानी कि वो फिर से विद्युत ऊर्जा देगा। तो वो ऐसा जो सेल होता है उसको क्या कहते हैं, हम द्वितीयक सेल कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें भी सेकेंडरी सेल में भी लिख लीजिए, सेकेंडरी सेल में लिखिए, सेकेंडरी सेल में लिखिए
लेड एसिड सेल, पहला लिखिए लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। सीसा संचायक सेल इसको बोलते हैं, सीसा संचायक सेल भी, सीसा संचायक सेल। ठीक है, पहला है लेड एसिड सेल, किसमें है? द्वितीयक सेल। पूछ देगा कि लेड एसिड सेल कौन सा सेल है, तो द्वितीयक सेल है। ठीक है, निकेल आयरन सेल, निकेल आयरन सेल, निकेल आयरन सेल। और तीसरा निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल। ठीक है, क्या चीज? निकेल कैडमियम सेल। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो है क्या है कि जिन जो द्वितीयक सेल के अंतर्गत क्या आता है, लेड एसिड सेल यानी कि सीसा संचायक सेल, उसके बाद निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। ये रिचार्जेबल बेड सेल होती है। क्या होती है? रिचार्जेबल। इसको हम इसको हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करने के बाद फिर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज करिए उपयोग करिए, चार्ज करिए उपयोग करिए, खत्म हुआ फिर उसको चार्ज करिए फिर उपयोग करिए। लेकिन वही अगर प्राथमिक सेल था, उसमें हम जो है वो क्या होता है, वो रासायनिक, बस रासायनिक ऊर्जा एक बार संग्रहित कर दी जाती है, संग्रहित करने के बाद एक बार यूज कर लिए फिर उसको फेंक दीजिए, फिर वो किसी काम का बिल्कुल नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम द्वितीयक सेल और प्राइमरी सेल में कुछ अंतर देख लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, क्या क्या अंतर रहता है। देखिए दोस्तों, देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता है कि यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। यह क्या करता है? यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। लेकिन द्वितीयक सेल में ऐसा नहीं होता है। द्वितीयक सेल में क्या होता है कि इसमें पहले हम क्या करते हैं, विद्युत देते हैं इसमें। ठीक है, पहले विद्युत देते हैं यानी कि चार्ज करते हैं, विद्युत देते हैं और फिर क्या करते हैं, पहले इसको विद्युत देंगे और यह ईएमएफ उत्पन्न करेगा, ईएमएफ उत्पन्न करेगा। ठीक है, प्राथमिक सेल में क्या होता है कि यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है, और ये क्या होता है कि ये पहले इसको विद्युत देते हैं फिर यह ईएमएफ उत्पन्न करता है। ये देखिए प्राथमिक सेल में क्या होता है, तो चार्ज होता नहीं है, लेकिन ये क्या होता है, पहले इसको हम चार्ज करेंगे फिर यह ईएमएफ उत्पन्न करने लगेगा। ठीक है, यह पुनरावेशित करने योग्य नहीं है। यह क्या है, इसको दोबारा से एक बार इसका यूज कर लिए तो फिर दोबारा से इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यह पुनरावेशित करने योग्य नहीं है। आइए जो है बार बार पुनः 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 पुनरावेशित कर सकते हैं, पुनरावेशित कर सकते हैं यानी कि चार्ज कर सकते हैं, पुनरावेशित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक सेल में यह वजन में हल्का होता है। प्राथमिक सेल में क्या होता है, वजन में हल्का होता है, लेकिन ये क्या होता है, द्वितीयक सेल में वजन में भारी होता है, वजन में भारी होता है। क्या होता है, द्वितीयक सेल वजन में भारी होता है, लेकिन प्राथमिक सेल क्या होता है, विद्युत वाहक बल कम होता है। प्राथमिक सेल में विद्युत वाहक बल क्या होता है, ईएमएफ कम होता है। इसमें क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, कम होता है, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है, ज्यादा होता है। ईएमएफ क्या होता है, ज्यादा होता है। किसमें, द्वितीयक सेल में ईएमएफ जो है क्या होता है, ज्यादा होता है। यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, यह निम्न दर पर ही विद्युत धारा जो है प्रदान कर सकता है, और यह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करता है। उच्च दर पर विद्युत धारा, उच्च दर पर जो है विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक सेल जो है एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। प्राथमिक सेल को एक बार यूज कर लिए तो वो पूरा बेकार हो गया, उसको फेंकना ही पड़ता है। लेकिन द्वितीयक सेल में क्या है, ऐसा नहीं है, इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं या ला सकते हैं। ठीक है, ये जो है डिफरेंस
इसका रहता है। प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में अंतर यही है कि प्राथमिक सेल में, चलिए एक बार दोहरा देंगे, प्राथमिक सेल में क्या होता है कि यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और द्वितीयक सेल में क्या होता है कि विद्युत, इसको पहले हम विद्युत देते हैं फिर ये ईएमएफ उत्पन्न करता है। और प्राथमिक सेल यह पुनरावेशित करने योग्य नहीं है, ये चार्ज करने योग्य नहीं है, लेकिन यह पुनः पुनरावेशित कर सकते हैं, यानी कि बार बार इसको चार्ज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और यह वजन में हल्का होता है। प्राथमिक सेल क्या होता है, वजन में हल्का होता है, लेकिन द्वितीयक सेल वजन में भारी होता है। और ये क्या होता है, विद्युत वाहक बल कम होता है इसका, किसका, प्राथमिक सेल का, प्राइमरी सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है, लेकिन इसका जो है विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है, ज्यादा होता है द्वितीयक सेल का, सेकेंडरी सेल का। ठीक है, यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है और यह उच्च दर पर जो है विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। ठीक है, और ये क्या है, 6 नंबर क्या है, एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। प्राथमिक सेल को एक बार यूज कर लिए, उसको फिर बेकार हो गया। ये जो है द्वितीयक सेल में क्या होता है, यह बार बार चार्ज करने में, प्रयोग में ला सकते हैं, मतलब कि बार बार चार्ज करिए, उसको प्रयोग में लाइए। तो आपने देखा होगा कि जो हम लोग ये गाड़ी में या घर में इन्वर्टर के बैटरी में हम लोग जो यूज करते हैं, वो हमारा सेकेंडरी सेल में आता है। ठीक है, और जो हम टॉर्च वगैरह में या घड़ी का सेल में देखते हैं या रिमोट का सेल में देखते हैं, वो क्या होता है, वो प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज बस हम लोग इतना ही देखेंगे इसमें, और अगला भाग जो है इसका भाग तीसरा आएगा इसी अध्याय का, विद्युत रासायनिक प्रभाव एवं रासायनिक सेल का भाग तीसरा, और वीडियो नंबर 32 रहेगा। ठीक है, 32वें वीडियो में हम मिलेंगे आप लोगों से, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए, और बिल्कुल जो भी बताया जा रहा है उसको आप लोग नोट करते जाइए। ठीक है, और जो भी एग्जाम अभी तो कोई वैसे एग्जाम आने वाला है, ठीक है, रेलवे का भी आने वाला है, और ये जो हमारा जो है इलेक्ट्रिशियन में जो यूपीपीसीएल, यूपी आरबीएनएल, ठीक है, इसरो हुआ या बार्क का एग्जाम हुआ, चाहे डीआरडीओ हुआ, एनपीसीआईएल हुआ, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहीं से आपका जो है इलेक्ट्रिशियन का जो भी बताया जा रहा है क्वेश्चन यहीं से रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है, बिल्कुल आप लोग एकदम तैयार रहिए, और आप लोग बिल्कुल एक एक चीज जो है आप लोग रोज जो है क्लास देखते रहिए। ठीक है, और बिल्कुल आप लोगों को धैर्य बनाकर ही आप लोगों को क्लास लेना है। ये नहीं है कि आप लोग तुरंत एक दिन में वीडियो देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को पर डे लगना होगा। देखिए, ये नहीं है कि आप लोग ज़्यादा ही, देखिए एक दिन बैठ जाइए 12 घंटा, ऐसा नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ही बैठिए, लेकिन पहले आदत बनाइए और नोट करते रहिए, जो भी बताया जा रहा है इलेक्ट्रिशियन में वो सारा चीज़ नोट करते रहिए। और ये भी चीज़ है, एक चीज़ कि इलेक्ट्रिशियन पढ़ने के साथ साथ देखिए, अगर कोई भी एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेड का ही पूछता है, ट्रेड के अलावा भी और भी है सब्जेक्ट जिसमें से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग साथ में वो भी साथ में लेकर चलते रहिए। तो अभी जो है हमारे जो इलेक्ट्रिशियन कोर्स है अभी स्टार्ट हुआ है, देख ही रहे हैं आप लोग। अभी तो 31 वीडियो बना है इसका। ठीक है, 31 क्लास हमने लिया है। इसमें जो भी आप लोग मतलब कि अभी तक आपने नहीं देखा है, शुरू से नहीं देखा है वीडियो को, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का जो है जाकर के वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का जो है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारा इसका जो है इलेक्ट्रिशियन कोर्स का जो है आप लोग वीडियो देख सकते हैं। एक एक जाके वीडियो देखिए, शुरू से लेकर के देखिए, हमने बहुत सारा अध्याय पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग आराम से बिल्कुल पढ़िए। अरे जब हम लोग तैयारी करना शुरू कर दिए हैं तो जाहिर सी बात है इसको ख़त्म ही करेंगे, और ख़त्म करने के बाद जो है हमको नौकरी लेना है किसी भी तरीके से, तो नौकरी जो है, एक नौकरी हम सबकी एक एक सीट एकदम जारी रहेगी, रखी रहेगी, क्योंकि जो पढ़ेगा वहीं आगे बढ़ेगा, जो मेहनत करेगा वहीं आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में जो है फॉर्म भरते हैं, लेकिन सारे लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो जो डटा रहेगा उसी को जो है सब कुछ मंजिल मिल सकती है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, और आप लोग एकदम लगे रहिए। और चलिए, इसको स्क्रीनशॉट पहले तो आप लोग ले लीजिए, या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो आप एकदम मस्त रहिए, फिट रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।